कि बांग्लादेश की आइडेंटिटी क्या है? क्या बांग्लादेश की बंगाली अस्मिता है या इस्लामिक अस्मिता है या इस्लामिक आतंकवाद अस्मिता है? बांग्लादेश की अस्मिता या आइडेंटिटी या पहचान क्या है? बांग्लादेश का जन्म हुआ बंगाली अस्मिता के साथ, सब लोग जानते हैं और ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। जो बंगाली अस्मिता के साथ में, क्या आज बांग्लादेश में बंगाली अस्मिता बची है राष्ट्र के साथ? आमतौर पर जो बंगाली अस्मिता को मानते हैं वे उसके अंदर घट रहे जो इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो आधार है और प्रसार है उसको की अनदेखी करते हैं। हकीकत यह है कि बांग्लादेश का जन्म हुआ बंगाली अस्मिता के साथ, लेकिन आज बांग्लादेश में बंगाली अस्मिता उसकी राष्ट्र की अस्मिता नहीं है। थोड़ा पीछे चलें हम लोग और हम ये देखें कि बांग्लादेश में जो बंगाली अस्मिता के पहले, जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, हम सब लोग जानते हैं पाकिस्तान के पहचान इस्लाम और इस्लामिक राजनीतिक इस्लाम से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान का जन्म ही इस्लाम और राजनीतिक इस्लाम की पहचान के साथ हुआ। इस्लाम और राजनीतिक पहचान राष्ट्र की पहचान का हिस्सा है। ये 1947 में ही इसे एक तरह से मान्यता मिल गई, तो पाकिस्तान का निर्माण ही इस्लाम के आधार पर हुआ और इस राजनीतिक इस्लाम के आधार पर हुआ। लंबे समय तक पूरे पाकिस्तान में, जिसमें कि पूर्वी पाकिस्तान हिस्सा था जो आज बांग्लादेश है, इस्लाम और इस्लामिक पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी या जिसे हम लोग कहते हैं राजनीतिक इस्लाम, वो पूर्वी पाकिस्तान में भी प्रभाव जमाए हुए था और उसका पाकिस्तान में भी प्रभाव था। लेकिन 70 के आसपास जो आंदोलन शुरू हुआ शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, जिसने कि बंगाली अस्मिता के प्रश्न को प्रमुख प्रश्न बनाया और बंगाली अस्मिता के आधार पर पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश ने अपने जन्म के साथ में एक नई पहचान बनाई। और वो नई पहचान जो बनी, जिसका जन्म बंगाली अस्मिता से हुआ, लेकिन उस नई जो पहचान बनी, जो बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया, बांग्लादेश के साथ में जो शेख मुजीबुर रहमान की घोषणाएं सामने आई, उनमें 4 महत्वपूर्ण तत्व थे जो कि बांग्लादेश की अस्मिता से जुड़े हुए थे। वो 4 कौन से महत्वपूर्ण तत्व थे जो बांग्लादेश की आइडेंटिटी से जुड़े हुए थे? पहला था नेशनलिज्म, दूसरा था डेमोक्रेसी, तीसरा था सोशलिज्म और चौथा था सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये 4 तत्व थे जिनके आधार पर बांग्लादेश ने अपनी आइडेंटिटी सुनिश्चित की। पहली बार राष्ट्र राज्य के तौर पर बांग्लादेश का जो उदय होता है, उसमें ये सरफेस पे तो ये चीज दिखाई देती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि सामाजिक राजनीतिक जीवन में इस्लाम एक बहुत बड़े कारक के तौर पर वहां मौजूद था। शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 से लेकर 1975 के बीच में शासन किया और ये 1972 से लेकर 1975 के बीच में ये चारों कारक, यानी राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये चारों कारक पहचान के साथ में, राष्ट्र राज्य की पहचान के साथ में जुड़े रहे। लेकिन उनकी हत्या के बाद जनरल जियाउल हक की जो सरकार आई, उसने इस्लाम केंद्रित राजनीतिक विचारधारा
को सत्ता पर स्थापित कर दिया। और वे जो चार तत्व थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये चारों के चारों तत्व बांग्लादेश की राज्य राज्य की पहचान से गायब कर दिए गए। खासतौर पर समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की तो एकदम छुट्टी कर दी गई। लोकतंत्र रहा और नेशनलिज्म रहा। और जो महत्वपूर्ण चीज आई वो ये कि इस्लाम और राजनीतिक इस्लाम। जनरल जियाउल हक ने एक और बड़ा काम किया। ये प्रोसेस समझे बिना ये जो अभी बवाल मच रहा है, जो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा और थमेगा भी नहीं है। जनरल जियाउल हक ने दूसरा काम यह किया कि उसने धर्मनिरपेक्षता और बंगाली नेशनलिज्म, इनको बांग्लादेशी नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के जरिए अपदस्थ कर दिया। अब जियाउल हक के बाद, जियाउल हक के शासन के दौरान बंगाली नेशनलिज्म की डेथ डिक्लेयर कर दी गई और अब बांग्लादेशी नेशनलिज्म एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज किया। कुछ लोग कह सकते हैं बांग्लादेशी नेशनलिज्म में बांग्लादेश में रहने वाले सभी लोग शामिल हैं वगैरह वगैरह, लेकिन एसेंशियली बांग्लादेशी नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट गलत है। क्योंकि बांग्लादेशी नेशनलिज्म की जब बात की गई तो उसमें मुस्लिम पहचान पर जोर दिया गया, लेकिन जब बंगाली नेशनलिज्म की बात की गई थी तो वहां मुसलमान महत्वपूर्ण नहीं था, वहां बंगला भाषा महत्वपूर्ण थी। बंगला भाषा वे लोग भी बोलते थे जो हिंदू बंगाली थे, वे लोग भी बोलते थे जो मुस्लिम बंगाली थे। उसमें धर्म महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन बांग्लादेशी नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट में मुस्लिम की पहचान महत्वपूर्ण पहचान थी, यानी धर्म बहुत महत्वपूर्ण था उसका, और वही उसका मूलाधार था। और इस बांग्लादेशी नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के जरिए बांग्लादेश को एक मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने, प्रचारित करने की कोशिश की गई। और ये बांग्लादेशी नेशनलिज्म के आधार पर ही ये जो बंगाली जो मुस्लिम हैं, जो कि वहां बहुसंख्यक हैं, उनको पश्चिम बंगाल में रहने वाले जो बंगाली हिंदू हैं, जो कि बहुसंख्यक हैं, उनसे अलग किया गया। और ये जो अलगाव है ये वहां से लेके बंगाल तक, पश्चिम बंगाल तक का दायरा समेटता है। सो बांग्लादेशी नेशनलिज्म अपने आप में मुस्लिम की धारणा पर आधारित कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली बंगाली अस्मिता को अस्वीकार करता है, बंगाली राष्ट्रवाद को अस्वीकार करता है, ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को अस्वीकार करता है। तो जो बांग्लादेशी नेशनलिज्म की बात कर रहे थे वे सुनने में बहुत अच्छी चीज लगती है कि पूरे देश को मैं का नेशनलिज्म है, लेकिन नहीं भाई, पूरे देश का नहीं है, वो मुस्लिम उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। बांग्लादेशी नेशनलिज्म में इस्लाम बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। सवाल यह है कि एक बांग्लादेशी की वफादारी राष्ट्र के प्रति है, बांग्लादेश के प्रति है, या इस्लाम के प्रति है। अगर मुझसे पूछे तो बांग्लादेशी नेशनलिज्म की वफादारी राष्ट्र के प्रति नहीं है, इस्लाम के प्रति है। कहने का मतलब यह कि जब शेख मुजीब की सरकार, जिसका कि जिसे के सन 75 में गिरा दिया गया, हत्या की गई उनकी और उनके परिवार के लोगों की, तो वहां जिस चीज की वापसी हुई वह थी इस्लामिक सत्ता और राजनीतिक इस्लाम। और सत्ता हासिल करने के बाद में राजनीतिक इस्लाम और इस्लाम ने वैधता हासिल की, और वही प्रस्थान बिंदु है जहां से कि बांग्लादेश का तेजी से इस्लामीकरण शुरू हुआ। यह एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर इस्लामीकरण था। यह बिल्कुल ये जो मॉडल, अगर आप इसे ध्यान से देखें
तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद में यही तो हुआ है 2014 में। किस चीज की छुट्टी हुई है? धर्मनिरपेक्षता की छुट्टी हुई है हिंदू राष्ट्र के लिए। कहने के लिए डेवलपमेंट के नाम पर आए हैं, यहां हत्याएं नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो क्या? स्टेट स्पॉन्सर हिंदुइज्म, स्टेट स्पॉन्सर हिंदूकरण। सो स्टेट स्पॉन्सर जो इस्लामीकरण की शुरुआत और प्रक्रिया बांग्लादेश में हुई थी, उसका मॉडल आइडियोलॉजिकली बहुत कुछ नकल किया है आरएसएस के लोगों ने। तो स्टेट स्पॉन्सर इस्लामीकरण जब हुआ तो उसने नागरिक जीवन में और सैन्य शक्तियों के बीच में, सेना में तेजी से अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। हमारे यहां यह कोशिश हो रही है कि विभिन्न संस्थाओं में और सरकारी पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना, इन सब में हिंदू हिंदू चेतना उसका प्रचार और प्रसार किया जाए। और यह चीज अपने आप में बांग्लादेश से बहुत कुछ मिलती जुलती है। बांग्लादेश में जब इस्लामीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसने वहां के पूंजीपतियों को भी प्रभावित किया और पूंजीपतियों में भी इस्लामीकरण के प्रति रुझान बढ़ा। बांग्लादेश में जो इस्लाम आया और राजनीतिक इस्लाम आया, ये कहां से आया? बांग्लादेश में जो इस्लाम और राजनीतिक इस्लाम आया, इस का मॉडल जो है वो इजिप्ट और अल्जीरिया से लिया गया। इसके पहले जो शासन था, शेख मुजीब ने जो मॉडल चुना, वो कहां से चुना? वो चुना उन्होंने इजिप्ट और अल्जीरिया से। सब लोग जानते हैं कि इजिप्ट में एक जमाने में नासिर का शासन था, वे राष्ट्रपति थे और वे अपने को सेकुलर और सोशलिस्ट कहते थे। वो धर्मनिरपेक्ष समाजवाद की राजनीति की पहली पाठशाला के तौर पर दो बड़े देश जहां मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वे जाने जाते थे, वो थे इजिप्ट और अल्जीरिया। नासिर तो विख्यात थे समाजवाद के लिए और धर्मनिरपेक्षता के लिए। नेहरू से उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। तो शेख मुजीब ने उनसे प्रभावित होकर वो मॉडल लिया और उसी तरह अल्जीरिया के अहमद बेन बेला, वे भी धर्मनिरपेक्ष समाजवाद के मॉडल को मानते थे और उसके विचारों को मानते थे। उन्होंने भी अपने देश में इसका प्रयोग किया। तो वहां से प्रेरणा लेके शेख मुजीब ने अपने यहां राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को मॉडल बना के बंगाली आइडेंटिटी के आधार पर बांग्लादेश की नेशन स्टेट के तौर पर परिकल्पना निर्मित की। एक अन्य चीज, अब आप देखें ध्यान से कि नासिर यानी इजिप्ट और अल्जीरिया, इन दोनों ही जगहों पर एक अवधि के बाद में मिलिटेंट इस्लाम पैदा होता है, या हम ये कहें कि राजनीतिक मिलिटेंट इस्लाम पैदा होता है, या सामान्य भाषा में कहें राजनीतिक इस्लाम पैदा होता है। और इन देशों के शासकों ने राजनीतिक इस्लाम को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि एक ही चीज थी जिसने कि राजनीतिक इस्लाम को और इस्लाम को फलने फूलने में मदद की और फैलने में मदद की, वो था कि ये जो कल्याणकारी राज्य था का जो कॉन्सेप्ट था, ये कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट अनेक देशों में विफल रहा और उस विफलता से प्रभावित होकर या दुखी होकर इजिप्ट, अल्जीरिया, बांग्लादेश भी इसमें शामिल है। इन लोगों ने, यानी जो कल्याणकारी राज्य की जो धारणा थी, उससे की असफलता से दुखी होकर इन लोगों ने इस्लाम और राजनीतिक इस्लाम का रास्ता चुन लिया। और यही वह प्रस्थान बिंदु है जहां से कि बांग्लादेश के जीवन में, राजनीति में, सत्ता के विभिन्न स्तरों पर, सेना में
सिविल सोसाइटी में राजनीतिक इस्लाम दाखिल होता है और वह अपना वर्चस्व बनाने में सफल रहता है। एक अन्य चीज जिस पर कायदे से ध्यान देने की जरूरत है वो ये कि बांग्लादेश में जो शहरी मध्य वर्ग या एलिट क्लास है, उस शहरी मध्य वर्ग और एलिट क्लास के संरक्षक के तौर पर या उसके आइडियोलॉजिकल उपकरण के तौर पर इस्लाम की और राजनीतिक इस्लाम की बहुत बड़ी भूमिका रही। गांव में भी जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, गांव के रहने वाले किसान हैं, उनमें भी इसका प्रसार हुआ और इसने एक बंगाली आइडेंटिटी के प्रतिवाद में इस्लाम की पहचान और इस्लामीकरण की पहचान को, प्रक्रिया को इसने मदद पहुंचाई। इसके कारण शहर और गांव दोनों में ही बांग्लादेश में बंगाली राष्ट्रवाद की विदाई हो गई। हम यह भी कह सकते हैं बंगाली नेशनलिज्म का अंत हो गया और बांग्लादेश में गांव से लेकर शहर तक इस्लामिक विचारधारा की पहचान स्थापित हुई और इस सब से जो भाषा के आधार पर, बंगाली अस्मिता के आधार पर, बंगाली नेशनलिज्म के आधार पर जो बांग्लादेश की राष्ट्र राज्य के तौर पर जो परिकल्पना पेश की गई थी उसे इसने रिजेक्ट कर दिया, उसके सारे तर्कों को इसने धराशायी कर दिया। एक और चीज, महत्वपूर्ण चीज, बांग्लादेश का जन्म हुआ था भाषा के आधार पर और भाषा के आधार पर ही उन्होंने इस्लाम की पहचान से अपने को अलग किया था और पाकिस्तान से अलग किया था। लेकिन इस्लाम की पहचान पूर्वी पाकिस्तान के साथ 1947 से लेकर 1971 तक तो जुड़ी रही। जब 1971 में पाकिस्तान से मुक्ति मिली और बांग्लादेश का जन्म हुआ तो उस समय कुछ पीरियड के लिए, यानी 71 से लेकर 75 तक, सिर्फ इस पीरियड में इस्लाम की पहचान से बांग्लादेश मुक्त रहा। लेकिन 1975 के बाद, यानी शेख मुजीबुर रहमान की सत्ता हटने के बाद, पुनः इस्लाम की पहचान ने एसर्ट किया और बांग्लादेश को अपने प्रभाव और अपनी गिरफ्त में और अपने वर्चस्व में ले लिया। तो बांग्लादेश भी एक इस्लामिक राष्ट्र है और पाकिस्तान भी इस्लामिक राष्ट्र है और ये दो राष्ट्र की थ्योरी, टू नेशन थ्योरी का एक क्लासिक केस है। जब मुस्लिम पहचान ने अपने उभार पर जोर दिया, इस्लाम की पहचान ने अपने उभार पर जोर दिया, तो उसने सबसे पहला काम यह किया कि उसने बंगाली पहचान को नष्ट कर दिया। एक और चीज है, बहुत ही दिलचस्प चीज है, कभी मौका लगेगा तो डिटेल्स में उससे बात करूंगा। वो ये कि बंगाली जो जाति है वो पिछले 200 साल से मुसलमानों से ही लड़ रही है, इस्लाम और इस्लामीकरण की प्रक्रिया से ही लड़ रही है पिछले 200 साल से। बंगाली और मुस्लिम अस्मिता, इनके बीच में बहुत तेज टकराहट है। आप जरा याद कीजिए 1960 के दशक को। ये थी कि पूरे के पूरे इलाके में, पूरे के पूरे इलाके में, पूरे बांग्लादेश का जो इलाका है वहां ये पूर्वी पाकिस्तान के लोग किसके प्रति वफादार थे? पाकिस्तान के प्रति और इस्लाम के प्रति। जब 1965 में युद्ध हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने किसका साथ दिया? पाकिस्तान का साथ दिया। ये पाक के प्रति वफादार थे। पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों ने किसका साथ दिया? पाकिस्तान का साथ दिया। वे किसके प्रति वफादार थे? पाकिस्तान के प्रति वफादार थे। यहां तक कि जो बंगाली, अब पाकिस्तान की सेना में बंगाली भी थे, पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली थे, वो भी पाकिस्तान की सेना में थे। उन्होंने भी किसके लिए जान दी अपनी? पाकिस्तान के लिए।
वह पाकिस्तान जो इस्लाम की पहचान से अपने को जोड़कर देखता है। आप याद कीजिए उस जमाने को, 1965 के जमाने में बड़ी संख्या में बंगाली लेखकों ने सैकड़ों गीत लिखे पाकिस्तान और इस्लाम के पक्ष में। वे लोग पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए लड़ रहे थे, और जो भारत ऑक्युपाई कश्मीर है, जिसे हम लोग जम्मू कश्मीर कहते हैं, उसको लिबरेट करा के पाकिस्तान के खाते में वो जाए, पाकिस्तान के दायरे में शासन में वो जाए, इसके लिए उन्होंने गीत लिखे थे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान के निर्माण में बंगाली मुसलमानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी 47 से लेके 1971 तक। और इस सब ने बंगाली राष्ट्रभक्ति की जो पहचान थी उसे नष्ट किया। यह रिकॉर्ड है कि 1990 के बाद बांग्लादेश में धार्मिक सहिष्णुता, सद्भाव और शांति, इन क्षेत्रों में तेजी से गिरावट आई है। विभिन्न रंगत के इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उग्रवादी संगठन, फंडामेंटलिस्ट संगठन, इनका उदय हुआ है। और इनके उदय के साथ में एक चीज और पैदा हुई, वो बड़े पैमाने पर गरीबी पैदा हुई। इस गरीबी और इस विभिन्न रंगत के इस्लामिक संगठनों, फंडामेंटलिस्ट और टेररिस्ट संगठनों का विदेशी ताकतों ने विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया। गरीब और अमीर की खाई बढ़ी। ये जो सोवियत संघ के भेटन के बाद का जो कोल्ड वार है, उस कोल्ड वार के पीरियड में इस्लाम को और ज्यादा आकर्षित और इस्लामीकरण को और ज्यादा आकर्षित बनाने के लिए पूरी की पूरी मुहिम फंडेड तरीके से अमेरिका के द्वारा चलाई गई। और मुसलमानों को बार बार यह समझाया गया कि इस्लाम सबसे बेहतर विकल्प है, लोकतंत्र बेहतर विकल्प नहीं है, इस्लामिक मूल्य सबसे बेहतर विकल्प है। और इनका खूब प्रचार किया गया। इस्लाम का और इस्लामीकरण का वर्चस्व स्थापित करने के लिए, खासतौर पर सामाजिक, आर्थिक, सैन्य क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करने के लिए जमकर दुरुपयोग किया गया। इस्लाम को अनिवार्य और आकर्षक बनाने की कोशिश की गई। यह चीज बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर फैली हुई है। राजनीति और संस्कृति का भी इस्लामीकरण हुआ। एक तो पहले ही आधा अधूरा लोकतंत्र था, वो अब रहा सहा भी वो हाशिए पर चला गया, वो हाशिए के बाहर चला गया। या हम ये कह सकते हैं, ये जो आधा अधूरा लोकतंत्र था, ये इसकी बड़ी सैंडविच जैसी अवस्था हो गई। एक तरफ सैन्य शासन और दूसरी तरफ इस्लामीकरण। शेख हसीना ने ऐसी स्थिति में काम किया, ये चीज ध्यान रखने की। सैन्य शक्तियों ने जब इंटरेस्ट कम कर दिया लेना, तो जो जैसे कहें अधूरा लिबरल लोकतंत्र जिसको के शेख हसीना रिप्रेजेंट कर रही थी, वो काम करने लगा। अब जाहिर है कि ये जो अधूरा लिबरल लोकतंत्र जो काम कर रहा था, इस पे परिवारवाद ने इसका जम के दोहन किया। लेकिन आधे अधूरे लोकतंत्र के बावजूद विकास और अच्छी सरकार ये दिवा स्वप्न बनी रही। सारे अच्छे वायदों के बावजूद बांग्लादेश में पिछड़ी हुई ताकतें और ज्यादा ताकतवर बन गई। ये जो आइडियोलॉजिकल नीचे जो बवाल दिखाई दे रहा है, जो किसी कंट्रोल में आने वाला नहीं है, उसका कारण यह है कि जो आइडियोलॉजिकली बैकवर्ड फोर्सेस हैं, वे एसर्ट कर रही हैं
और वो बहुत ताकतवर है सामाजिक आर्थिक तौर पर। उन ताकतों को का सामना करना किसी के बस की नहीं है। इन ताकतों की ब्यूटी है कि जो ही इन्हें मौका मिलता है ये हमेशा केंद्र में सत्ता में आ जाती हैं। हम नहीं जानते कि यूनुस साहब का प्रशासन सलाहकार परिषद कितने दिन काम करेगी। इसलिए जब हम बांग्लादेश पर बात करें तो ये चीज ध्यान रखें कि बांग्लादेश का जन्म हुआ था बंगाली अस्मिता के आधार पर और बांग्लादेश का अंत हुआ है इस्लामीकरण के आधार पर। उसने बांग्लादेश की बंगाली जाति की अस्मिता को एकदम नष्ट कर दिया। और ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड वह है जिसमें खालिदा जिया और उनके संगठन सक्रिय हैं और बहुत एग्रेसिवली सक्रिय हैं। वे और किसी धर्म को पसंद नहीं करते और किसी धर्म के लोगों को पसंद नहीं करते, क्योंकि इस्लामीकरण उनका प्रमुख एजेंडा है। इस्लाम उनका मुख्य वर्चस्व का एजेंडा है और ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।